नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा विश्वनाथ की पावन स्थली वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने उदय प्रताप कॉलेज के 115वें संस्थापन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इसी के चलते जन संबोधन के दौरान उन्होंने राजर्षि उदय प्रताप सिंह जुदेव जी की स्मृतियों को नमन किया और उदय प्रताप शिक्षा समिति और उससे संबद्ध संस्थानों समेत सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा, युवा शक्ति की उपेक्षा कर कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। यह वर्ष राजर्षि की 175वीं वर्षगांठ का वर्ष भी है और 175 वर्ष एक उस महापुरुष का जिन्होंने यूपी कॉलेज जैसा संस्थान दिया हो वाराणसी में। वाराणसी विद्या का केंद्र प्राचीन काल से था, आधुनिक शिक्षा का भी केंद्र बिंदु बने, यह अपने आप में एक नई दिशा थी 1909 में और एक विस्तृत क्षेत्र में। आज के दिन पर हम पब्लिक स्कूल बनाते हैं, सीबीएसई का जो सबसे कठिन उनके नियम है कि कम से कम उसमें 2 एकड़ लैंड होनी चाहिए और मुझे लगता है इनके पास यहां पे सैकड़ों एकड़ भूभाग है जहां पर बालिकाओं के भी संस्थान चल रहे हैं, पब्लिक स्कूल भी चल रहा है, इंटर कॉलेज भी चल रहा है और महाविद्यालय भी चल रहा है। यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है और भी अन्य तमाम डेयरी भी है, एग्रीकल्चर का फार्म भी है और भी कुछ चल रहा है। ये सभी कुछ यहाँ पे वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर एक साथ एक कैंपस के साथ ये सब जुड़े हुए हैं और सब संचालित हो रहे हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि उनके मन में एक तलब थी, कैसा भारत हम देना चाहते हैं। राजर्षि का जन्म और वे राजा थे भिंका स्टेट के, जो आज का श्रावस्ती जनपद है। काशी विद्या की केंद्र थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ये काशी इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह होगी। उन्होंने काशी में आकर के इस कार्य को आगे बढ़ाया और काशी आज जिस रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ी, 1909 में उदय प्रताप शिक्षा समिति के माध्यम से संस्थान की स्थापना और 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। काशी की दिशा से 2 महत्वपूर्ण कदम रहे हैं। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। सांसद पर शुक्रवार की जुम्मे की नमाज के बाद भीड़ को सर्वे रोकने के लिए उकसाने का आरोप है। इसके अलावा सांसद बर्क पर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उकसाया था। वहीं इस मामले में सभी दिग्गज नेताओं के बयानों के बाद अब संभल डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिरफ्तारी हुए लोगों से पूछताछ के बाद घटना पर जानकारी दी है। वहीं संभल हिंसा से जुड़े वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं, जिसके जरिए पुलिस मामले की लगातार जांच कर रही है। उन्होंने जफर साहब ने कहा कि पुलिस असली हथियार चला रही थी अपने, फिर दोबारा उन्होंने कहा पुलिस तमंचे चला रही थी। उसी बयान में जो अभी लाइव इन्होंने दिया, वो तीसरी बार उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कि पुलिस कौन से हथियार चला रही थी। आप सोच के देखिए, कोई एक ही व्यक्ति एक ही पूरी लाइव के अंदर 3 तरह के स्टेटमेंट दे रहा है जो परस्पर विरोधाभासी है। आगे इनके द्वारा जो सबसे बड़ा भ्रम फैलाया गया जनता के मध्य, वो ये है, इन्होंने कहा कि वजू टैंक का पानी खाली कराया गया और वजू टैंक को नापना चाह रहे थे, जबकि वजू टैंक की केवल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी थी, इसलिए वजू टैंक का पानी खाली कराया गया। नेक्स्ट, और वैसे भी वजू टैंक का पानी अभी आपने बताया जफर साहब ने कि हर शुक्रवार को वो खाली होता है। आगे जफर साहब ने बोला कि लोगों में यह भ्रम फैला कि मस्जिद में खुदाई हो रही है, जबकि किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं था। आप सोच के देखिए
खुदाई में मिट्टी निकलती है, खुदाई में पानी नहीं निकलता। और जो नाली वो बता रहे थे जिसमें लोगों ने देखा, उस नाली में पानी रेगुलर बहता है। ऐसा नहीं है कि जो नीचे की नाली है उसमें पानी एक ही दिन बहा था, जिस दिन वजू के टैंक का पानी निकला था, वो निरंतर बहता रहता है। इसके बाद इन्होंने बोला कि वहाँ नाप तोल की गई, जबकि वहाँ किसी प्रकार की नाप तोल नहीं की गई। जब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने वाले थे तो उन्होंने पुनः वजू के टैंक में पानी भर दिया, जिससे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी केवल सूक्ष्म हुई, पूर्ण रूप से वो यानी उनको जितनी चाहिए थी उतनी हो गई, लेकिन वो चाहते थे थोड़ी और वीडियोग्राफी करें, लेकिन उसमें पुनः पानी भरने लग गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जितना भी जिलाधिकारी के द्वारा जो सर्वे की अनुमति दी गई थी वो गलत है, जबकि सर्वे की अनुमति मैंने दी ही नहीं। उन्होंने ये 3-4 बार बोला है उस पूरे बयानात के अंदर। आगे उन्होंने बोला कि हाँ, मैं रात भर जगा रहा क्योंकि मुझे तैयारी करनी थी और मेरे को किसी भी चीज के बारे में कोई पता नहीं था। आप सोच के देखिए, यदि आप रात भर जगे रहे तो क्यों जगे रहे थे जब आपको पता नहीं था? इन्होंने पहले बोला मुझे पता नहीं था और मुझे रात भर तैयारी करनी थी, तो दोनों बयान आपस में विरोधाभासी हैं। जब आपको 23 तारीख को शाम को सूचना मिल चुकी थी, इसीलिए आप पूरी रात जगे और आपने तैयारी की होगी। इसके बाद जो आगे की चीज है वो कप्तान साहब बताएंगे, और प्रश्न होंगे तो हम लेंगे। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हाल ही में हुए उपचुनाव को लेकर नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसके बाद विपक्ष ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ बीजेपी खेमे में 9 में से 7 सीटों पर जीत के बाद खुशी का माहौल है, तो वहीं सपा कई तरह के आरोप लगा रही है। इसी को लेकर जनता टीवी के संवाददाता तौकीर किदवई ने बीजेपी नेता दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली कुंदरकी विधानसभा थी, जहां पर 70,000 ज्यादा के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थे उन्होंने जीत दर्ज की। हमारे साथ उत्तर प्रदेश में मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं। सर, कुंदरकी बड़ी चौंका गई, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत वहां से। देखिए, ये जो कुंदरकी विधानसभा की जो जीत है, ये विकास की जीत है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी योगी सरकार ने जन जन तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने के लिए ईमानदारी से काम किया है, जन जन के विकास को सुनिश्चित करने का काम किया है, ये उस विकास में जिस तरीके से खासतौर पे हमारे मुस्लिम समाज के लोग, उनको सीधा लाभ मिल रहा है। बीते 10 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने, 7 सालों में प्रदेश की योगी सरकार ने जो मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए ठोस काम किए हैं। हमने कोई हवाई किला नहीं बनाया, कोई झूठे वादे समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों की तरह नहीं किए। हमने मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात कही तो धरातल पे उसको पूरा करने का काम किया। मुसलमानों को तालीम से जोड़ना, उनको तरक्की से जोड़ना, उनको रोजगार से जोड़ना, इन तमाम मुद्दों पे हमने सकारात्मक तरीके से काम किया है। और ये कुंदरकी की जीत ये बताती है कि आम मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी योगी सरकार पे पूरी तरीके से भरोसा है। लेकिन इसको जोड़ा जा रहा है कि अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट थी वो हिंदू बहुल्य सीट, अयोध्या में राम मंदिर बना, उसका बदला लिया गया और मुस्लिम बहुल्य सीट जीती गई। अमूमन इसके साथ ही सीसामऊ सीट भले ही समाजवादी पार्टी के खाते में गई हो, लेकिन एक बड़ी संख्या में वहां करीब मुस्लिम ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। मीरापुर एक ऐसी सीट थी जहां पर भी मुस्लिम आबादी थी, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो बदला है, क्या ये बदला लिया गया है मुस्लिम जो वोट बैंक था उसमें सेंधमारी करके? देखिए, आज जिस तरीके से मुस्लिम समाज को गुमराह समाजवादी पार्टी ने और तमाम दलों ने किया, खासतौर पर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आम वोटरों का और मुस्लिम समाज के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया समाजवादी पार्टी ने, ये आम मुसलमानों ने बदला लिया है समाजवादी पार्टी से। और ये जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और तमाम दूसरे दल मुसलमानों को अपनी जागीर समझते हैं, उनको वोट बैंक समझते हैं, उनका राजनीतिक गलत इस्तेमाल करते हैं, ये साफ और स्पष्ट जवाब है कि भाई अब ये बात साफ है कि जो मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए बात करेगा, काम करेगा, मुस्लिम समाज उसके साथ डट के खड़ा है। इस उपचुनाव में 9 सीट पे, अल्पसंख्यक बाहुल बूथों पे आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। ये साफ स्पष्ट बताता है कि मुसलमानों ने अब ये तय कर लिया है कि वो पूरी तरीके से डेवलपमेंट, तरक्की और तालीम के साथ खड़े हैं। इसी तरह से देखा जा रहा है झारखंड का चुनाव हो या महाराष्ट्र खासकर ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि वहां पर ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल हैं और वहां पर एनडीए है, उसने जीत दर्ज की। एनडीए के जो घटक दल हैं उन्होंने जीत दर्ज की और मुसलमानों ने वहां पर भी दूरी बना के रखी इंडिया के गठबंधन से, भले वो एनसीपी हो या शिवसेना हो या खुद कांग्रेस हो।
वो मार्जिन नहीं आया जहां से एक्सपेक्टेशन थी कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहां से वोट मिलेगा। तो क्या मानते हैं कि ये नैरेटिव क्या आप कई जगहों पर बन चुका है, या आप कह सकते हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मुस्लिम को लेकर राजनीति होती रही है, क्या नैरेटिव चेंज हो रहा है? देखिए, एक समय तक आप किसी को भ्रमित करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इंडिया अलायंस गठबंधन हो, इसने हमेशा हम मुसलमानों का गलत राजनीतिक इस्तेमाल किया, हमें भ्रमित करके, गुमराह करके, हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ करके। लेकिन अब ये बात नहीं चलने वाली। इस उपचुनाव में, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ये साफ स्पष्ट हो गया है कि अब ये कोई किसी भी तरीके से भ्रम में मुस्लिम समाज नहीं आएगा। मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए जो पार्टी काम करेगी, जो नेता काम करेगा, मुस्लिम समाज उसके साथ डट के खड़ा है। केंद्र की हमारी मोदी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने, महाराष्ट्र की हमारी सरकार ने, हर जगह हमारी सरकार ने ईमानदारी से मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए न केवल कहा बल्कि धरातल पे उसको किया भी। तो आम मुसलमानों को ये लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से ना देख के उनको डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए काम कर रही है। और यकीनन ये जो जीत है, ये विश्वास की और विकास की जीत है। लेकिन एक नैरेटिव ये भी है कि मुस्लिम जो मतदाता हैं उनको लगता है कि उनके साथ प्रदेश में खासकर सौतेला व्यवहार होता है। क्या इस दूरी को मिटाने के लिए भी कुछ तैयारी है आपकी तरफ से? देखिए, आम मुसलमानों को ये लगता है कि सबसे ज्यादा अगर उसको किसी सरकार में फायदा हुआ तो वो योगी और मोदी सरकार में फायदा हुआ। अगर बात राशन की जाए तो 30% से ज्यादा राशन में हिस्सेदारी मुस्लिम समाज को मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास की बात की जाए तो प्रधानमंत्री आवास में 32% से ज्यादा हिस्सेदारी मुसलमानों को मिल रही है। अगर बात आयुष्मान कार्ड की जाए तो अगर आप आयुष्मान कार्ड का डेटा उठा के देखेंगे तो आयुष्मान कार्ड के डेटा में 35% से ज्यादा जो लाभ मिला है वो आम मुसलमानों को मिला है। उत्तर प्रदेश में मैं अगर बात करूं तो मुख्यमंत्री राहत कोष से जो गरीब लोगों को इलाज के लिए पैसा जाता है उसमें भी कई करोड़ों रुपए जो है वो आम गरीब मुसलमानों को मुख्यमंत्री जी ने दिए उनके इलाज के लिए, बेहतर व्यवस्था के लिए। तो निश्चित तौर पे इन तमाम सकारात्मक काम से हमने एक विश्वास जनता के दिल में हासिल किया है, आम मुसलमानों के दिल में हासिल किया है। मुसलमान जानता है कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की कोई बात कर सकता है, कोई काम कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी सरकार है। एक आखिरी सवाल, चुनाव के दौरान बयानबाजी बहुत हुई, एक बयान कटोगे बटोगे बहुत ज्यादा चर्चा में था। क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयान दूरी बढ़ाते हैं? देखिए, जिस तरीके से एकजुट होकर सारे मतदाताओं ने विकास पे अपना विश्वास जताया है और बिना मतलब भ्रमित हुए एकजुट होकर, एक होकर जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे, मोदी योगी सरकार की नीतियों पे भरोसा जताया है, ये साफ स्पष्ट करता है कि हम जनता के दिलों में अपने विश्वास पैदा करने में कामयाब हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दानिश अंसारी जी हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। इनका कहना है कि जो नतीजे आए हैं वो नतीजे इसलिए भी चौंका रहे हैं क्योंकि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां के जो वोटर्स हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर इस बार भरोसा जताया है। ये भरोसा अब कितने दिन कायम रहेगा, क्योंकि 2027 का इसे सेमीफाइनल भी माना जा रहा था। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास क्या एजेंडा होगा, क्या पीडीए का फार्मूला काम करेगा, अब देखना होगा कि 2027 की सरकार आखिर कौन बनाता है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में अखिल भारतीय गौरक्षा परिषद के महामंत्री और राष्ट्रीय सत्यनाम गौरक्षा परिषद के राष्ट्रीय संयोजक हरिप्रसाद द्विवेदी के कार्यों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले का राष्ट्रीय गौ संरक्षक का सेना का अध्यक्ष मनोनीत किया है। आज दिनांक 25/11/2024 दिन सोमवार, आज के दिन हमारे प्रेरणा सूत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जगत गुरु शरणानंद महाराज जी और गौपुत्र शैलेंद्र पहलवान जी, प्रदेश अध्यक्ष मयंक जी और हमारे मुख्य संरक्षक सूर्य सागर जी जैन द्वारा राष्ट्रीय गौरक्षक सेना का जिला अध्यक्ष लखनऊ का कार्यभार मुझे सौंपा गया है। मैं राष्ट्रीय गौरक्षक सेना का जिला अध्यक्ष बनने पर अपने कार्य का निर्वहन संपूर्ण रूप से करूंगा। हमारी संस्था का और हमारी संस्था की नियमावली का संपूर्ण पालन करूंगा। अपने प्रदेश की गायों का, अपने प्रदेश के सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखूंगा, ये मैं पूर्ण रूप से वचन देता हूं। हरिप्रसाद दुबे, जिला अध्यक्ष, लखनऊ। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर।
आगरा में अवैध रूप से चल रहे गर्भपात केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई, एसीएमओ ने दिए थे जांच के आदेश। आगरा में ट्यूबवेल के पानी को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, विवाद में जमकर चले लाठी और डंडे। मथुरा के थाना फरा इलाके में खेत जुताई करते वक्त किसान के बच्चे की ट्रैक्टर के नीचे आने से हुई मौत। अलीगढ़ में अखिल भारतीय करणी सेना हरिगढ़ के पदाधिकारियों ने किया प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में संभल में हुई घटना को लेकर हाथों में भगवा ध्वज लेकर जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। फिरोजाबाद में मिशन शक्ति के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालय की छात्रा निधि को बनाया गया एक दिन का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। आगरा के थाना छत्ता क्षेत्र हाथी घाट में यमुना किनारे गुर्जर ट्रांसपोर्ट में लगी भीषण आग, आग लगने के कारण यमुना किनारे सड़क पर लगा लंबा जाम। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गैंग का पुलिस ने किया खुलासा, गैंग के 4 सदस्य हुए गिरफ्तार। फर्रुखाबाद के कादरी घाट थाना क्षेत्र में शमशान घाट पर लाशों के अंतिम संस्कार को लेकर हो रही अवैध वसूली, शमशान घाट पर अवैध रूप से 500 से लेकर 1000 रुपए की हो रही अवैध वसूली। इटावा में शादी की खुशियों के बाद छाया मातम, इलाज के दौरान पिता की गई जान, परिवार में मचा कोहराम। लखनऊ में भाजपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर लगी भीड़, बड़ी संख्या में पहुंचे दिव्यांग, लेखपाल पद पर चयन की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी। मैनपुरी में कार में लगी भीषण आग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। संभल बवाल के बाद महोबा पुलिस अलर्ट, एसपी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरी पुलिस भारी फोर्स के साथ मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पैदल मार्च। महोबा में 20 सड़क पर खाद की कालाबाजारी, रात में ब्लैक में बिकती खाद का वीडियो हो रहा वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बरेली में फाइनेंस कंपनी की गुंडाई आई सामने, बाइक सवार युवक के साथ गुंडों ने की मारपीट, बरेली के आंवला क्षेत्र की घटना। रायबरेली में गाड़ी पर फर्जी विधायक का स्टिकर लगाकर घूम रहे नगर पंचायत अध्यक्ष, जांच के दौरान हुआ खुलासा। बदायूं में किसानों ने किया जमकर प्रदर्शन, डीएपी वितरित न होने से किसानों में आक्रोश, अधिकारियों पर किसानों ने लगाए गंभीर आरोप। अलीगढ़ पुलिस लाइन में पिस्टल जमा करने के दौरान हुआ हादसा, अचानक चली सरकारी पिस्टल, पुलिसकर्मी के पेट में लगी गोली। भदोही में हैरान करने वाला मामला है सामने, बाप ने घर में 2 जुड़वा बच्चियों को पिलाया जहर, फिर खुद लगाई फांसी, बाप ने ली बेटियों की जान। हमीरपुर में किसानों ने लगाया जाम, सचिव की मनमानी से परेशान होकर किया बवाल, किसान खाद के लिए हो रहे परेशान। रायबरेली में नाबालिग पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार, परिजनों के साथ पहुंची एसपी ऑफिस, पीड़िता ने छेड़छाड़ का लगाया। सहारनपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बारातियों से भरी बस और कार की जोरदार टक्कर, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। फर्रुखाबाद में हॉस्पिटल पर हुई छापेमारी, सीएमओ के आदेश पर हुई कार्रवाई, अस्पताल संचालक मरीजों की जान से कर रहा खिलवाड़। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क से लखनऊ तक एयर सेवा शुरू, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया उद्घाटन, दुधवा नेशनल पार्क से लखनऊ तक एयर सेवा शुरू। आगरा में मामूली बात पर हुआ विवाद, 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस, मामूली बात पर हुआ था विवाद। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।